चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत साहित्यकार एवं संगीतकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान। और अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष। इसके अंतर्गत हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और ये लास्ट टॉपिक है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट 4, जिसके अंतर्गत जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 का ए, ये इसकी यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो 5th यूनिट है वो रहेगी रियासतें। मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो रियासतें हैं, जैसे गोंडवाना रियासत, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सारी जो रियासतें हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो है पेपर फर्स्ट का ही जो जीएस पेपर फर्स्ट का बी पार्ट भी है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो वो स्टार्ट होगा। हो सकता है कि 5वीं यूनिट आपको जो रियासतें वाली है वो इसके बाद मिले, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको जीएस पेपर 1 का ही बी पार्ट को पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसके अंतर्गत साहित्यकार एवं संगीतकार के अंतर्गत कुछ जानकारी, ताकि आपके जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो। तो जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो साहित्य और सृजन की परंपरा है प्राचीन काल से ही रही है और वर्तमान में भी हम देख सकते हैं ये परंपरा लगातार चल रही है, अनवरत रूप से चल रही है। प्राचीन काल में साहित्य सृजन को जो साहित्य सृजन था उसकी मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और संस्कृत के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं बहुत सारे साहित्यकार और कवि हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, उसके बाद हम देख सकते हैं कालिदास, बाणभट्ट, इसके अलावा भर्तृहरि, जो सभी हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। कुछ मध्यकालीन जो है मध्यकालीन साहित्यकार है, उसमें हम देख सकते हैं भूषण है, कवि पद्माकर है, केशवदास है। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। और कुछ और देखेंगे हम जिनके कारण मध्य प्रदेश का जो है मतलब मध्य प्रदेश और देश का गौरव इन्होंने बढ़ाया है। तो इन सभी जो व्यक्तित्व है इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो मुख्य रूप से अगर देखें हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो साहित्यिक विकास जो है उसकी दृष्टि से साहित्य एवं जो साहित्यकार है उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहले हम देख सकते हैं प्राचीन काल के जो साहित्यकार एवं उनकी कुछ रचनाएं हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखेंगे मध्यकाल, उसके अंतर्गत साहित्यकार और उनकी कुछ रचनाएं। और लास्ट जो है हमारा आधुनिक काल के साहित्यकार और उनकी रचनाएं के बारे में बात करेंगे। तो जब हम फर्स्ट में पढ़ेंगे प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में हमको देखने को मिलेगा महाकवि कालिदास, जैसे कि हमने अभी बात किए थे, भर्तृहरि देखने को मिलेगा, बाणभट्ट और भवभूति, ये सभी आ जाएंगे हमारे प्राचीन काल के अंतर्गत। कुछ है मध्यकाल के, तो मध्यकाल में हमको आचार्य केशवदास देखने को मिलेंगे, भूषण और कवि पद्माकर, ये 3 देखने को मिलेंगे। अब आधुनिक काल में आपको संख्या ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि हम देख सकते हैं आधुनिक काल के माखनलाल चतुर्वेदी, मुल्ला रमुजी, इसके अलावा बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य नंद दुलारी। इसके अलावा और कुछ है, जैसे कि भवानी प्रसाद मिश्र है, शिव मंगल सिंह सुमन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी। ये सभी आ जाएंगे आपके किस में? आधुनिक काल के साहित्यकार एवं उनकी मतलब जो रचनाएं हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्राचीन काल की। प्राचीन काल में हमको सबसे पहले पढ़ना होगा महाकवि कालिदास के बारे में। तो चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं पहले। तो अगर बात करें हम महाकवि कालिदास की, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनमें से एक हम बोल सकते हैं महाकवि कालिदास भी थे, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के संस्कृत साहित्य के एक प्रकार से सिरमौर के रूप में इनको जाना जाता है। नाटककार और कवि के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका अदा की और इनको भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके जन्म को लेकर काफ़ी मतभेद है। कुछ लोगों का जो है मतलब अलग अलग राय यहाँ दी गई है लोगों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा। तो विद्वानों के मध्य हमेशा जो जन्म स्थान या जन्म को लेकर काफ़ी मतभेद सिद्ध हुआ है। अब अगर इनकी एक रचना की बात करें हम अग्निमित्र की, जो मालविका अग्निमित्रम, तो जो अग्निमित्र था शुंग शासक था, द्वितीय शुंग शासक था ये अग्निमित्र, इसको मतलब नायक बनाकर इसकी रचना की गई है। तो इसमें इसका जो काल है एक प्रकार से इस काल को लेकर भी थोड़ा यहाँ ज्ञान हो सकता है। दूसरी बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरितम, तो हर्षचरितम में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो हम इन दोनों को अगर देखें तो इनके जन्म को लेकर हम बोल सकते हैं कि 2वीं शताब्दी से 7वीं सदी के अंतर्गत ही इनका जो है जन्म हुआ होगा, ऐसा मान सकते हैं। मतलब ऐसा कंफर्म नहीं बता सकते। अब जन्म स्थान को लेकर भी यहाँ काफ़ी मतभेद है, विवाद है। तो मेघदूतम में इन्होंने उज्जैन की काफ़ी जो है एक प्रकार से तारीफ़ की है या फिर वर्णन किया है।
तो मेघदूत के अनुसार हम बोल सकते हैं कि इनका जन्म उज्जैन में हुआ होगा, परंतु इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं में हमको हिमालय, गंगा तट और ये बाकी चीज़ों का काफ़ी अधिक वर्णन मिला है, तो इसके आसपास ही इनका जन्म हुआ होगा, ऐसा मान सकते हैं, पर फिर भी कंफर्म नहीं है। अब मुख्य रूप से हो जाता है, ये तो हो गई इनकी बेसिक जानकारी। मुख्य हो जाता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इनकी रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं हमको 3 कैटेगरी में देखने को मिलेगी। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? पहला तो नाटक देख सकते हैं हम, दूसरा महाकाव्य और तीसरा खंडकाव्य। अब नाटक के अंतर्गत आपको 3 रचनाएं देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक मिलेगी अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरी विक्रमोर्वशीयम और उसके बाद मालविकाग्नि मित्रम। अब अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर बात करें तो इस एक प्रकार से पहली रचना है, और जो शुंग शासक थे अग्निमित्र, उसकी उनकी कहानी इसमें वर्णित की गई है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। और विक्रमोर्वशीयम में जो है वो दूसरी इनकी रचना प्रमुख रूप से। और एक प्रकार से अगर बोलें तो जगत, जो इनकी जो प्रसिद्धि हुई है, जगत प्रसिद्धि, वो इसी के कारण हुई है। किसके कारण? विक्रमोर्वशीयम के, मतलब जो विक्रमोर्वशीयम है, जो नाटक है रचना, उसके कारण ही मतलब एक प्रकार से जगत प्रसिद्धि का कारण बना। और इसमें मुख्य रूप से राजा दुष्यंत की कहानी का वर्णन किया गया है। अब मालविकाग्नि मित्रम की अगर बात करें तो यहाँ पे रहस्यों से परिपूर्ण है, और जो राजा पुरूरवा थे और एक प्रकार से जो अप्सरा थी स्वर्ग की, ठीक है, उर्वशी, इन दोनों की इसमें जो है कथा या कहानी एक प्रकार से वर्णित की गई है मालविकाग्नि मित्रम में। तो ये तो हो गए नाटक, आपको याद रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, ये 3 है नाटक। अब महाकाव्य की अगर बात करें तो 2 है, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो रघुवंशम की अगर बात करें तो रघुवंश के जो राजा थे उनकी गाथाओं का वर्णन किस में किया गया है? रघुवंशम में। और कुमार संभव में क्या है? जो शिव, भगवान शिव है, पार्वती, उनकी प्रेम कथा और जो कार्तिकेय जन्म है, इनकी गाथाएं कहाँ वर्णित की गई है? कुमार संभव है। अब खंडकाव्य की अगर बात करें तो खंडकाव्य में हमको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो मेघदूतम और ऋतुसंहारम। तो मेघदूतम में एक प्रकार से देखें हम तो मेघदूतम एक गीति काव्य है, और इसमें जो है एक प्रकार से जो यक्ष है, यक्ष के द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की जो प्रार्थना है और उसे दूध बनाकर अपनी प्रिया के पास भेजने का एक प्रकार से वर्णन है। और मेघदूत के अंतर्गत हम देख सकते हैं 2 भाग है इसके, ठीक है, एक तो पूर्व मेघ है और उत्तर मेघ है, 2 इसके देख सकते हैं मेघदूत के अंतर्गत। अब ऋतुसंहारम की अगर बात करें तो ऋतुसंहारम में जो है सभी ऋतुओं, जो ऋतु आती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जो ऋतु है, सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। किसके अंतर्गत? खंडकाव्य ऋतुसंहारम में। तो आपको यहाँ पे टोटल मिलाकर कितनी रचना देखने को मिली? 7। तो आपको ये 7 रचना के बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, सबके नाम याद होना चाहिए और सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, ताकि अगर पूछा जाता है महाकवि कालिदास के बारे में 5 नंबर का, तो आपको थोड़ी सी जानकारी और इनकी कुछ रचनाओं के बारे में यहाँ पर लिखते हुए बनना चाहिए, ठीक है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप साथ साथ में करते चले। थोड़े दिन बाद जब अपना जो है कोर्स बहुत मतलब जो है किनारे पहुँच जाएगा, तो मैं उसकी प्रैक्टिस भी कराऊँगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी, मेंस के आंसर राइटिंग की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे है भरथरी। अब भरथरी की अगर बात करें तो ये भी प्राचीन काल से संबंधित है, और ये एक प्रकार से जो राजा थे विक्रमादित्य, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके बड़े भाई और उज्जैन के शासक के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। मतलब जो जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उनके बड़े भाई थे और उज्जैन के शासक थे। इसके अलावा इनकी जो है साधना स्थली एक प्रकार से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो चुनार नामक स्थान है वहाँ पे, और इनका जो समाधि स्थल है, समाधि का अगर बात करें तो राजस्थान में कहाँ पे? सरिस्का। और सरिस्का आपको पता होगा, सरिस्का नेशनल पार्क भी है राजस्थान के अंतर्गत। तो अलवर में इनकी समाधि स्थली है। इसके अलावा संस्कृत के महान कवि थे, और संस्कृत साहित्य के इतिहास में यह एक प्रकार के नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। और इन्होंने एक प्रकार से अगर देखें तो शतक त्रय यानी कि शतक नाम से 3 रचनाएं की। कैसे? नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैराग शतक। अब ये तीनों जो है एक प्रकार से इन्हों की मतलब जो तीनों शतक है, इन्हीं की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती है। और प्रत्येक शतक की अगर बात करें तो ये जो प्रत्येक शतक है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं 100 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर देखें तो इनकी जो रचना है, मतलब जो भी इनके द्वारा जो रचनाएँ यहाँ पर निर्मित की गई है, उसमें
मतलब जो पाठक है, जो पढ़ने वाला, उसके हृदय और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित किया है। और इनके शतक में हमको मुख्य रूप से छंदों की विविधता देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे जो है, जैसे अगर देखें तो मीमांसा, इसके अलावा जो सूत्रवृत्ति, मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति, इसके अलावा वाक्य प्रदीय वृत्ति, इसके अलावा भागवृत्ति, शब्द धातु मीमांसा, ये सभी इनके एक प्रकार से अन्य ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। एक और देखें तो जैसे महाभाष्य जो है त्रिपदी, और इसके अलावा महाभाष्य दीपिका, ये सभी इनके अन्य ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखे हैं भर्तृहरि के बारे में, पहला देखे थे महाकवि कालिदास के बारे में। अब बात करते हैं अगले, जिनका नाम है बाणभट्ट। अब बाणभट्ट की यहाँ बात करें हम तो बाणभट्ट जो थे 7वीं शताब्दी के संस्कृत के एक प्रकार से गद्य लेखक और साथ में कवि भी थे। ठीक है। और जो हर्षवर्धन थे उनकी एक प्रकार से अगर देखें तो हम जो इनके द्वारा रचना की गई, तो हर्षवर्धन के एक प्रकार से ये दरबारी कवि थी। और रचना हम देख सकते हैं, रचनाएं के अंतर्गत हर्षचरितम, कादम्बरी। तो जो हर्षचरितम है इसमें राजा हर्ष का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है, और कादम्बरी में एक प्रकार से विश्व का पहला उपन्यास इसको माना जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरी रचनाएं भी इनके अंतर्गत देख सकते हैं हम, जैसे कि चंडी शतक है, पार्वती परिणय है। तो ये जो है इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। तो ये हमने देखे हैं बाणभट्ट के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हमारे भवभूति, और भवभूति भी किसके अंतर्गत आते हैं, प्राचीन काल के साहित्यकार के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे अगर देखें हम यहाँ पे भवभूति के बारे में, तो भवभूति संस्कृत के महान कवि और साथ में नाटककार थे। ठीक है। और इनको एक प्रकार से कालिदास के जो नाटक है उनके समतुल्य माने जाते हैं इनके नाटक। भवभूति ने अपने संबंध में महावीर चरितम की प्रस्तावना में लिखा है कि वे जो थे विदर्भ देश के पदपुर नामक स्थान के निवासी थे, ऐसा इनके द्वारा लिखा गया है। और जो इनके पिता का नाम था वो श्री भट्ट गोपाल था, मतलब ये श्री भट्ट गोपाल के पुत्र थे। और भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। यहाँ देख सकते हैं हम, कन्नौज के जो शासक थे यशोवर्मन, उसके दरबारी कवि थे। और इनको एक और संज्ञा दी गई है जिसका नाम है भारती मिल्टन, मतलब भवभूति को भारती मिल्टन कहा जाता है। कुछ रचनाएं देख लेते हैं इनकी, जैसे कि मालती माधव, इसके अलावा महावीर चरितम, और साथ में हम देखें तो उत्तर रामचरितम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो हमने यहाँ बात करें हैं किसकी, महाकवि कालिदास की, और तीन और, भर्तृहरि, बाणभट्ट और भवभूति। ये तीनों और एक ये सभी चारों जो है प्राचीन काल के एक प्रकार से साहित्यकार की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरी कैटेगरी हमारी क्या थी, मध्यकाल। तो मध्यकाल के अंतर्गत हमको कुछ साहित्यकार और रचनाओं के बारे में पढ़ना है। तो जैसे यहाँ अगर देखें हम तो हमको देखने को मिलेंगे जैसे आचार्य केशवदास, भूषण, और इसके अलावा कवि पद्माकर भट्ट। तो ये तीन हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, मध्यकालीन साहित्यकार। ठीक है। तो चलिए आचार्य केशवदास के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ हमको थोड़ा मध्यकाल में आ गया तो थोड़ा जन्म और मृत्यु भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखें आचार्य केशवदास जो थे उनका जन्म हम देख सकते हैं 1555 में ओरछा अर्थात मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1617 में। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं ध्यान में रखने के लिए, जैसे केशवदास जो थे हिंदी के रीतिकालीन कवि थे, और इनका समय हम देख सकते हैं भक्ति काल के अंतर्गत पड़ता है, पर जो अपनी रचना है उसमें पूर्णतः शास्त्रीय और रीतिबद्ध थे। साथ में केशवदास संस्कृत काव्य शास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि थे। और एक प्रकार से जो ओरछा है, ओरछा के अंतर्गत जो नरेश थे इंद्रजीत सिंह, उसके दरबार में राजकवि के रूप में ये भूमिका अदा करते थे। इसके अलावा ये जो थे आचार्य केशवदास, इन्होंने एक प्रकार से अपनी जो अद्भुत संवाद रचना है वह काव्य जटिलता के कारण केशव जो है कठिन काव्य के प्रेत के रूप में भी जाने जाते हैं, मतलब कठिन काव्य के प्रेत के रूप में इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। केशव की जो स्मृति है मतलब उनकी याद में ओरछा के अंतर्गत अर्थात मध्य प्रदेश में ही, आप ओरछा कहाँ पे है, ओरछा नया जो मध्य प्रदेश का एक नया जिला बना है निवाड़ी, उसके अंतर्गत ओरछा पड़ता है। और ओरछा के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं प्रतिवर्ष इन्हीं की याद में केशव जयंती के रूप में एक समारोह आयोजित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ रचनाएं देख लेते हैं हम, जैसे कि केशवदास की रचनाएं जो है जैसे रसिक प्रिय है, कवि प्रिय है, नखशिख है, छंदमाला है, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, ये सभी इनकी रचनाएं में आती है। तो आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रखना है। इसके अलावा हम देख सकते हैं भूषण के बारे में।
तो भूषण का जो है जन्म हम देख सकते हैं 1613 में, ठीक है, और मृत्यु की अगर बात करें तो 1715 में। वास्तविक नाम इनका देख सकते हैं हम अज्ञात, और उपनाम इनका जटाशंकर था, याद रखना आपको। इसके अलावा इनकी उपाधि भी यहाँ पे देख सकते हैं हम। उपाधि क्या थी? भूषण, जो कि दी गई थी चित्रकूट के नरेश रुद्र सोलंकी के द्वारा, ये भी याद रखना है। साथ में हम देख सकते हैं जो वीर शिवाजी थे, मतलब हिंदू जाति का गौरव बढ़े और उन्नति हो, यह इनकी एक प्रकार से अभिलाषा इच्छा थी। इसी कारण जो वीर शिवाजी थे, वीर शिवाजी के आदर्श को ध्यान में रखकर इन्होंने कविताएं लिखी। और भूषण जो थे रीतिकाल के जो कवि है, मतलब रीतिकाल के एकमात्र कवि थे जिन्होंने श्रृंगार से हटकर वीरता और देश प्रेम का है जो एक प्रकार से वर्णन किया और कविता को गौरव प्रदान किया। इसके अलावा कुछ रचनाएं हैं जैसे कि शिवराज, शिवा वावनी, साथ में देखें हम छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा जो भूषण हजारा है, ये सभी इनकी रचनाएं में आती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे कवि पद्माकर भट्ट। इनके जन्म की अगर बात करें तो 1753 बांदा अर्थात उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और जो है मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो हम देख सकते हैं, देखिए 1833 में, ठीक है। और इसके अलावा देखें जो है जो आचार्य, मतलब एक प्रकार से जो कवि पद्माकर थे, इन्होंने मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर देखा जाए तो इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था ये, ठीक है, परंतु कुछ लोग जो है एक प्रकार से देखें तो जो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, इनका जन्म मध्य प्रदेश में मानते हैं, तो हम मध्य प्रदेश के हिसाब से इनको पढ़ रहे हैं। और कुछ जो है एक प्रकार से देखें तो इनकी रचनाओं के अंतर्गत हमको जैसे पद्माभरण, अलीजा प्रकाश, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, राम रसायन, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी जैसी हैं बिरुदावली। और एक प्रकार से अगर देखें तो जो कवि पद्माकर है, मतलब कवि पद्माकर जो थे, जो ग्वालियर के महाराजा थे दौलत राव सिंधिया, उनके दरबार में एक प्रकार से रहते थे, और उनकी प्रशंसा में अलीजा प्रकाश की रचना जो है की थी। और प्रताप सिंह व जगत सिंह के जो है यहाँ पर एक प्रकार से उनकी प्रशंसा के लिए इन्होंने प्रताप सिंह बिरुदावली और जगत विनोद, इन सभी ग्रंथों की रचना की। और एक प्रकार से जो कवि पद्माकर है, इनकी रचनाओं में हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देखे हैं, जो भी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। अब इसके अलावा देख सकते हैं हम जो वाल्मीकि थे, आपको पता होगा वाल्मीकि, संस्कृत रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने। और हिंदी रामायण किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। तो वाल्मीकि जो थे उनकी रामायण का भाषानुवाद कर इन्होंने एक प्रकार से राम रसायन लिखा है या राम रसायन की रचना की है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक तो प्राचीन काल के जो कवि है और मतलब जो साहित्य है, साहित्यकार है, उनकी रचना है वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा हमने मध्यकालीन साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को यहाँ पे कंप्लीट किया। अब बात करते हैं हम आधुनिक कालीन साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में। तो यहाँ अगर बात करें हम, तो यहाँ हमको अधिक संख्या में पढ़ने को मिलेगा, जैसे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मुल्ला रमूजी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसके अलावा कुछ और है जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, नंद दुलारे मतलब आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध, पंडित हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सभी के बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए इनका जन्म जो हुआ था 4 अप्रैल 1889 को, कहाँ पे? होशंगाबाद में, ठीक है, होशंगाबाद अर्थात मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। और मृत्यु इनकी हुई है 1968 में, तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, उनके एक प्रकार से अगर देखें तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी का विशेष योगदान रहा है। और साथ में ये एक प्रकार से लेखक भी थे, निबंधकार भी थे, कवि भी थे, नाटककार और पत्रकार भी थे। तो इसी के कारण एक प्रकार से अगर देखें पत्रकारिता में काफ़ी आगे, इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलती है हमको, पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी और साथ में कंप्यूटर की यूनिवर्सिटी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं 16 साल की उम्र में ही ये क्या बन गए थे? शिक्षक बन गए थे। और 1912 तक इन्होंने शिक्षक का कार्य किया और 1912 में इन्होंने अध्यापन या शिक्षक का कार्य छोड़ दिया। इसके अलावा जो प्रभा नाम की पत्रिका है उसका प्रकाशन किया, संचालन किया, संपादन कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो कर्मवीर समाचार पत्र है उसका भी इन्होंने संपादन किया, ठीक है। और यहाँ भारतीय आत्मा के नाम से, मतलब एक भारतीय आत्मा के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कुछ प्रमुख काव्य है तो वो हम देख लेते हैं, जैसे कि हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, एक भारतीय आत्मा, इसके अलावा मरण ज्वार, ये सभी इनके प्रमुख जो है काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। निबंध संग्रह की अगर बात करें तो निबंध संग्रह के अंतर्गत हमको साहित्य देवता, इसके अलावा हम देख सकते हैं अमीर इरादे, जो गरीब इरादे, इसके अलावा हम देख सकते हैं समय के पाँव। ठीक है, तो ये सभी इनकी रचना है। इसके अलावा हम यहाँ देखें तो जो तरंगिणी है, हिम तरंगिणी, इसके लिए इनको जो है 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा जो 1963 है, 1963 में उसी के लिए यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड से यहाँ मतलब एक प्रकार से पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार से पद्म भूषण। तो यहाँ ध्यान रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण दोनों पुरस्कारों से नवाजा गया है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे मुल्ला रमूजी, तो इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म इनका हुआ था 21 मई को, 21 मई 1896 को भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी, और जो मृत्यु हुई थी 1952 में। अब यहाँ अगर देखें तो मुल्ला रमूजी जो थे भोपाल निवासी थे और उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। इन्होंने उर्दू भाषा की एक प्रकार से अलग शैली ईजाद की और उस शैली का नाम यहाँ दिया गुलाबी उर्दू। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं देख लेते हैं, फिर अगली बात करेंगे। जैसे हम देखें तो यहाँ पर देखिए मजमुआ गुलाबी उर्दू के नाम से इनकी जो है सारी रचनाएं हमको देखने को मिलेगी अधिकतर। इंतखाबे गुलाबी उर्दू, ख्वायतीन अंगूरा शादी, उसके बाद औरत जात, जंग, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला रमूजी, सिफा खाना, इसके अलावा ज़िंदगी गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी, ये सभी इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे सामने वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर 1897 को। कहाँ पे? शाजापुर अर्थात मध्य प्रदेश के एक ज़िले में। ठीक है, और 26 अप्रैल 1960 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ देखें बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में, तो जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है वो हिंदी के कवि, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये एक प्रकार से मतलब जो ये परंपरा है और समकालीनता के कवि थे, और इन्होंने कविता में स्वच्छंदतावादी धारा के प्रतिनिधि स्वर के रूप में भी राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना जो है और गांधीवादी जो दर्शन है, संवेदनाओं की झंकृतियाँ, इसके अलावा इसी के समान इन्होंने एक प्रकार से एक साथ सुनी जा सकती इनकी रचनाओं में। साथ में नवीन जो थे यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, वो द्विवेदी युग के थे, द्विवेदी युग के कवि थे। इनकी कविताओं में भक्ति की भावना देखने को मिलती हमको। साथ में राष्ट्रीय जो प्रेम है, विद्रोह का स्वर है, ये सभी प्रमुखता से देखने को मिलता है। ये एक प्रकार से जीवन भर पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे। तो ये हमको देखिए यहाँ पर स्वच्छंदतावादी धारा की जो है भाव देखने को मिलता है इनकी कविता में, राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना देखने को मिलता है। और इसी के अलावा हम यहाँ देखें तो इन्होंने ब्रजभाषा के प्रभाव से एक प्रकार से जो खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली हिंदी काव्य में रचना की, और इन्होंने जो है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफ़ी विशेष योगदान देखने को मिलता है। तो उसी के कारण यहाँ देख सकते हैं 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया। और जो एक प्रकार से देखें तो इन्होंने एक रचना की थी प्रभा प्रताप, जो है एक प्रकार से इनका संपादन भी किया। कुछ रचनाओं की अगर बात करें तो रचनाओं में हमको देखने को मिलेगा उर्मिला जो कि महाकाव्य, और प्राणार्पण जो कि एक प्रकार से खंड काव्य। अब कविता संग्रह की अगर बात करें तो कविता संग्रह में हमको देखने को मिलेगा कुमकुम, विनोबा स्तवन, इसके अलावा रश्मि रेखा, उसके अलावा देख सकते हैं हम अपलक, क्वासी और विप्लव गान और अनल गान, ये सभी इनके एक प्रकार से कविता संग्रह के अंतर्गत आती है। और जो है अनल गान के अलावा एक और है जैसे कि हम विषय पाई जन्म के, ये भी इनके एक प्रकार से कविता संग्रह के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। तो यहाँ आप देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 अगस्त को 1904 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में अर्थात इलाहाबाद में। अब मृत्यु की अगर बात करें तो 12 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ अगर देखें हम देखिए इनका जो विवाह हुआ था वो खंडवा के एक निवासी थे, खंडवा मतलब मध्य प्रदेश, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं, इनसे इनका विवाह हुआ था, यह आप याद रख सकते हैं। और यह हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और साथ में लेखिका भी थी। उन्होंने जो है मतलब उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए,
पर उनकी प्रसिद्धि जो है एकमात्र जो उनकी रचना थी जिनका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी जो रचना है कविता, उसके कारण इनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई। और सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना से युक्त एक सजग कवियत्री रही है, किंतु इन्होंने जो है स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक बार जेल की यातनाएं सहने के पश्चात अपनी जो अनुभूतियाँ है उसको एक प्रकार से कहानियों में व्यक्त किया। उसी के साथ में हम इनकी कहानी देख सकते हैं, मतलब कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र, ये इनकी कहानी संग्रह के अंतर्गत आते हैं। कुछ कविता संग्रह है जैसे कि मुकुल है, त्रिधारा है, झांसी की रानी, तो ये कविता के अंतर्गत ही झांसी की रानी ये उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण थी। इसके अलावा कुछ बाल कविता है जैसे कि सभा के खेल, इसके अलावा देख सकते हैं हम गल्प विहार, विवेचात्मक, ये सभी उनके जो है बाल कविता है। यहाँ देखिए मुकुल जो काव्य संग्रह है उसके लिए उन्हें एक जो है पुरस्कार से नवाजा गया जिसका नाम है सेक्सरिया। ठीक है, तो याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था सेक्सरिया पुरस्कार, किसके कारण? मुकुल काव्य संग्रह के कारण। इसके अलावा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1906 को, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। मृत्यु की अगर बात करें तो 21 अगस्त को 1967 मध्य प्रदेश के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई। अब यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो नंद दुलारे वाजपेयी थे वो हिंदी साहित्यकार और साथ में पत्रकार भी थे। पत्रकार, इसके अलावा कुछ और जो है जैसे कि संपादक भी थे, समीक्षक भी थे, प्रशासक भी थे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम जो छायावादी कविता के शीर्षक आलोचक के रूप में भी इनको जाना जाता है, मतलब टॉप लेवल पर देख सकते हैं हम आलोचक के रूप में इनको। और जो आचार्य नंद दुलारे थे उनके जो है कुछ समय तक, मतलब उन्होंने कुछ समय तक काशी जो विश्वविद्यालय है, काशी विश्वविद्यालय में अध्यापक का काम किया, किसमें? हिंदी विभाग में। और कई वर्षों तक सागर विश्वविद्यालय में वो एक प्रकार से अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, अध्यापक भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, मतलब अलग अलग जगह पे। साथ में उनकी मृत्यु के समय वो विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम करे। तो 3 इन्होंने पदभार संभाला, एक अध्यापक का, एक अध्यक्ष का और एक कुलपति का। इसके अलावा जो संपादन का कार्य है, मतलब कुछ समय तक भारत के जो संपादक है उसके रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी सभा में सूरसागर, पहले तो संपादक का कार्य किया, फिर सूरसागर जो है सूरसागर का संपादन किया। बाद में इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का संपादन का कार्य किया। इनकी पहली रचना थी, पहली रचना कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद। और अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो अन्य रचनाओं हमको देखिए यहाँ ध्यान में रखना है, आधुनिक साहित्य, 20वीं शताब्दी राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, ये देख सकते हैं हम। इसके अलावा राष्ट्रीय साहित्य व अन्य निबंध, ये सभी इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं। साथ में हम देख सकते हैं आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा, ये भी इनकी रचनाओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम, यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र की बात की जा रही है। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के ज़िले में, यानी कि होशंगाबाद के अंतर्गत टिगरिया गांव में। मृत्यु 1985 में हुई थी। और यह हिंदी के कवि और गांधीवादी विचारक थे एक प्रकार से। गांधीवाद की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव इनकी कविताओं में साफ रूप से देखने को मिल सकता है। इनकी प्रथम जो संग्रह है वो गीत फरोश, जो कि हम आगे देखेंगे, अपनी नई शैली, नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। रचनाओं में अगर बात करें तो वही है गीत फरोश, जिसके कारण जो है काफ़ी ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी, पंचसती, बुनी हुई रस्सी, दूसरा सप्तक, इसके अलावा कमल के फूल, पहेली, खुशबू के शिलालेख, पाँव एवं पंख और तू उसकी आग, तो ये सभी इनके एक प्रकार से रचनाओं के अंतर्गत आती है। कुछ और देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और मृत्यु हुई है 2000 में। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन को सन 1999 की अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार है उनके द्वारा साहित्य व शिक्षा के योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। किसको? डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को। रचनाओं की अगर बात करें तो रचनाओं में जो है काव्य संग्रह है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं हिलोल, इसके अलावा जीवन के गान, प्रलय, सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, ये सभी आप देख सकते हैं। हिलोल, जीवन के गान, प्रलय, सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, इसके अलावा बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, और इसके अलावा हम देख सकते हैं
जो है वाणी की व्यथा एक प्रकार से, कटे अंगूठों की बंधन वारे, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। गद्य रचनाओं में हमको महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य के अंतर्गत उद्यम और विकास हम देख सकते हैं, और नाटक में प्रकृति पुत्र कालिदास, ये सभी इनकी रचनाओं में आता है। कुछ इम्पॉर्टेंट और देख लेते हैं, जैसे कि गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में बात करें हम यहाँ पे। जैसे इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था, कहाँ पर, श्योपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और 1 सितंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। साथ में हम देखें तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा जो हिंदी है, मतलब यहाँ हिंदी साहित्य के एक प्रकार से ये क्या थे, प्रमुख रूप से कवि और साथ में आलोचक भी थे। इसके अलावा कुछ और जैसे निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, ये सभी के रूप में इन्होंने मुख्य भूमिका अदा की। उन्होंने प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक प्रकार से सेतु अर्थात ब्रिज का काम किया। और मुक्तिबोध जो थे तार सप्तक के पहले कवि थे। मतलब जो मनुष्य की पहचान होती है, आत्मसंघर्ष होता है और प्रखर राजनीतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई। लेकिन उनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सका। मृत्यु के पहले हम देखें तो श्रीकांत वर्मा, उन्होंने उनकी जो है केवल एक पुस्तक, एक प्रकार से एक साहित्यिक की डायरी जो है प्रकाशित की, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद प्रकाशित हुआ। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं तार सप्तक के बारे में। कुछ रचनाओं की अगर बात करें तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कविता संग्रह के अंतर्गत चांद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। कहानी संग्रह के अंतर्गत हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कहानी के अंतर्गत यहाँ देखिए भारत, मतलब जो भारत इतिहास और संस्कृति विपात्र है। और इसी के अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कहानी संग्रह के अंतर्गत हमको ये देखिए जो सतह से उठता गया उठता आदमी, ये सारी चीज़ है। और निबंध संग्रह के अंतर्गत एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलेगा। उपन्यास में हमको भारत इतिहास और संस्कृति विपात्र, चंबल की छाती, कामयानी, एक पुनर्विचार, ये सभी उपन्यास के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए हमको कविता संग्रह देखने को मिला, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह और उपन्यास, किसका, गजानन माधव मुक्तिबोध का। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे सामने पंडित हरिशंकर परसाई, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब एक प्रकार से देखें तो 22 अगस्त 1922 को इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद के अंतर्गत, और 10 अगस्त 1995 को इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी के पहले रचनाकार जिन्होंने जो व्यंग है, मतलब जो हरिशंकर परसाई है, वो हिंदी के पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। इसके अलावा उसे जो है हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत जो परिधि है उसे उभार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। वसुधा नामक जो पत्रिका है, मासिक साहित्यिक पत्रिका एक प्रकार से अगर देखें, जिसका नाम था प्रहरी, उसके संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। कुछ रचनाएं देख लेते हैं जिसके अंतर्गत हम देखेंगे उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल, ये इनके क्या है, उपन्यास है। कहानी संग्रह में हम देख सकते हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे और भोला राम का जीव, 2 नाग वाले, ये सभी इनकी कहानी संग्रह। कुछ व्यंग्य भी है, जैसे कि वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर। और कुछ निबंध संग्रह हम देख लेते हैं, जैसे कि भूत के पांव पीछे, हरिशंकर परसाई जी के बारे में देख रहे हैं। तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की कताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, ज्वाला और जल, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा। और अंत में ये इनकी है एक प्रकार से निबंध संग्रह, पगडंडियों का जमाना। कुछ संस्मरण भी है, जैसे तिरछी रेखाएं और जाने पहचाने लोग। इसके अलावा हम देखते हैं शरद जोशी जी के बारे में। शरद जोशी की अगर बात करें हम यहाँ, तो इनका जन्म मई 1931 में उज्जैन के अंतर्गत अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ था, और मृत्यु इनकी सितंबर 1991 में हुई। शरद जोशी की रचनाओं में जो है समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का एक प्रकार से जो है बेबाक रूप से चित्रण किया गया इनकी रचनाओं में। और कुछ रचनाएं हम देख लेते हैं, जैसे कि परिक्रमा देख लेते हैं, किसी बहाने जीप पर सवारी लिया, ये इनकी प्रमुख रचना है। तिलिस्म में रहा किनारे बैठ, इसके प्रकार मतलब जो तिलिस्म है वो अलग है, ठीक है, रहा किनारे बैठ वो अलग है, दूसरी सतह है। और इसके अलावा प्रतिदिन, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। कुछ व्यंग्य नाटक है, जैसे कि अंधों का हाथी, एक था गधा। उपन्यास में देखें तो मैं और मैं, मतलब मैं और केवल मैं, ये इनकी जो है एक प्रकार से उपन्यास के रूप में रचना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में।
तो अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें हम यहाँ पे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई है। 3 बार ये प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। आपको बताना है इनके जन्म दिवस को जो है किस दिन के नाम से मतलब जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है इनके जन्म के रूप में, तो कौन सा है वो डे वो आपको बताना है। इसके अलावा 16 अगस्त 2018 को इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री, अर्थात यहाँ पे हम देखें भारत के अंतर्गत तो पहली बार वो 13 दिन, दूसरी बार 13 महीने और तीसरी बार जो है पूरा कार्यकाल उन्होंने संभाला था, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी के कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई है। इनकी प्रमुख रचना थी जिसका नाम है मेरी 51 कविताएँ, एक प्रकार से काव्य संग्रह हम बोल सकते हैं। तो वाजपेयी जी को रचनाशीलता एवं रसावाद के गुण विरासत में मिले थे। उनके पिता जो थे कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के माने जाने कवि थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रमुख रचना हैं, मृत्यु अथवा हत्या इनकी प्रमुख रचना, और सबसे प्रमुख हम देख सकते हैं मेरी 51 कविताएँ। उसके बाद संसद में 3 दशक, अमर आग, अमर बलिदान, सेक्युलरवाद। इसके अलावा विचार बिंदु, राजनीति की रपटीली राहें, कैदी कबीर राय की कुंडलियाँ, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो हमने यहाँ बात की है किसकी, आधुनिक कालीन साहित्यकार की, ठीक है। तो ये हमारा जो है आधुनिक कालीन साहित्यकार और उनकी कुछ रचनाएं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप साथ साथ में जो है अपनी अनुसार जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे आप नोट्स बना सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकार भी हम देख लेते हैं। जैसे हिंदी का जो विकास है उसकी धारा को आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी अभूतपूर्व योगदान है। जैसे कि अगर देखें तो जगन्नाथ प्रसाद, भानु विनायक राव, ये सभी नाम आप ध्यान में रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। कुछ है हिंदी सृजन की यात्रा को आगे बढ़ाने वाले जो है रामेश्वर शुक्ल, अंचल, डॉक्टर विनय मोहन वर्मा सेठ, गोविंद दास, ये सभी भी हमको इम्पोर्टेंट यहाँ देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश के कुछ लोक साहित्यकार के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि संत सिंगा जी, घाघ, जगनीक ईसूरी। इसके अलावा कुछ देखेंगे मध्य प्रदेश के संगीतकार, ठीक है। अब तो पहले साहित्यकार देख लेते हैं। तो सिंगा जी की अगर बात करें तो संत सिंगा जी मध्य प्रदेश जो है उसके निमाड़ अंचल, निमाड़ अंचल मतलब हम देख लेते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश का अगर मैप बना के बताऊँ आपको तो नॉर्मल रफ बना देता हूँ मैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैप बनाते हैं ऐसा रफ बनना चाहिए, ठीक। निमाड़ अंचल की अगर बात करूं मैं तो निमाड़ अंचल आपको यहाँ कहीं से देखने को मिलता है, अर्थात हम बोल सकते हैं इतना वाला जो भाग है निमाड़ आपका कहलाता है। और यहाँ से अगर इतना चले तो ये मालवा कहलाता है, इधर आपका बुंदेलखंड आ जाता है और यहाँ आपका बघेलखंड आ जाता है। तो ये चीज़ तो आपको रट गई होगी, ठीक है। बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ की, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जो सीरियसली पढ़ाई करता है वो सभी तरीके से मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको कभी नहीं भूलता। तो मैप प्रैक्टिस तो आप कभी नहीं भूलें क्योंकि आपको नंबर दिलाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो यहाँ देख सकते हैं हम संत सिंगा जी के बारे में। तो संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के जो थे, निमाड़ अंचल के संत कवि थे, ठीक है। उनका जो जन्म है, जन्म की अगर बात करें तो 1576 में बड़वानी स्टेट, मतलब 1576 के समय बड़वानी जो अभी ज़िला है वो उस समय स्टेट के रूप में था, मतलब एक छोटे से ग्राम में बड़वानी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कबीर की तरह जो है साखियाँ लिखी है, जैसे कि कबीर जी ने साखियाँ लिखी उसी प्रकार इन्होंने भी लिखी। इनकी रचनाओं में कबीर के दर्शन की नई अभिव्यक्ति झलकती है। इन्होंने निमाड़ी बोली में रचना की है। निमाड़ी बोली में इन्होंने 7 बार, 12 मासी, 15 तिथि, दोष बोध, शरद आदि जो है विभिन्न प्रकार की रचनाएं की है। संत सिंगा जी कबीर के समकालीन थे, मैंने मतलब जो कबीर का समय काल था उसी के समय इनका भी काल था। और सिंगा जी ने कबीर को एक प्रकार से कबीर की निर्गुण भक्ति धारा के 1100 लोक पद रचे हैं। सिंगा जी पहले ऐसे कवि हुए जिन्होंने खेती गृहस्थी संबंधी लोक प्रतीकों का जो है निमाड़ी कविता में प्रयोग किया है। इसके अलावा निर्गुण भक्ति धारा जो थी, जो निमाड़ में निर्गुण भक्ति धारा का बहाव करने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। और संत सिंगा जी का एकमात्र जो प्रमाणिक ग्रंथ है परचरी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या था, किसका ग्रंथ था, संत सिंगा जी का। घाघ की अगर बात करें, नेक्स्ट जो है हमारे लोक साहित्यकार घाघ, ठीक है। तो एक प्रकार के लोक कवि थे और जन्म हुआ था 1753 में कन्नौज के अंतर्गत। कन्नौज मतलब उत्तर प्रदेश हम बोल सकते हैं, उसके आसपास हुआ था।
और जो मुग़ल बादशाह थे अकबर के समकालीन थे। और यहाँ पे घाघ को चौधरी की उपाधि, यहाँ देख सकते हैं हम, चौधरी की उपाधि किसने दी थी? अकबर के द्वारा ही दी गई थी। और ये जो थे घाघ जो थे इन्होंने अपनी कविताओं में, मतलब जो कहावत है उसमें यह सिद्ध कर दिया कि एक महान, एक प्रकार से एक ऋषि पंडित थे। सूक्तियाँ जो है, इन्होंने एक प्रकार से सूक्तियाँ लिखी है। तो सूक्तियाँ किसानों का मार्गदर्शन करने के काम आती है। इनकी कुछ रचनाएं हम देख लेते हैं। तो रचनाओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे कि घाघ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा प्रकाशित है, ये इनकी रचना है। जगनीक, तो जगनीक हम देख सकते हैं, ये एक प्रकार के बुंदेली कवि थे, बुंदेली महाकवि थे। इन्होंने जो है आलाखंड को लिखा है, ठीक है, आलाखंड जो कि बारिश के मौसम में गाया जाता है। और इन्होंने आलाखंड जो है, जो परमाल रासो थे उनके जैसा अद्वितीय जो महाकाव्य है बुंदेली में रचा है, आलाखंड लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। इनका जो आलाखंड है लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह जो काव्य है मौखिक परंपरा से जीवित रहकर निरंतर लोकप्रिय बना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगनीक का समय 1230 बताया है। और ये कालिंजर के राजा परमाल जो थे चंदेल, मतलब जो परमाल चंदेल थे उनके राज दरबारी थे, मतलब दरबारी कवि मान सकते हैं हम। और कुछ रचनाएं अगर देखें तो रचना इनकी हम देख सकते हैं आलाखंड और परमाल रासो। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ईसूरी। तो ईसूरी के बारे में हम देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार से बुंदेलखंड के का है, जो मतलब बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाने वाले लोग कवि हम इनको बोल सकते हैं। इनका जो जन्म है 1898 में हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के अंतर्गत। और यह बुंदेलखंड के जो एक प्रकार से बुंदेलखंड के अंतर्गत जयदेव के नाम से प्रसिद्ध थे और लोक कवि भी थे। और एक प्रकार से इनके द्वारा जो है इस मतलब जो ईसूरी है, ईसूरी की चौगड़िया फागों ने पूरे भारत में धूम मचा दी। और ईसूरी के समय 2 और प्रतिभाशाली बुंदेली कवि हुए, और उन तीनों को मिलाकर, मतलब ईसूरी, गंगाधर और ख्याली राम, इन तीनों को मिलाकर बृहत्त्रयी नाम से इनको जो है संज्ञा दी जाती है। बृहत्त्रयी के नाम से ये जो है ख्याति प्राप्त है 3 कवि, ईसूरी, गंगाधर और ख्याली राम, ठीक है। मध्य प्रदेश का बुंदेली लोक साहित्य ईसूरी के बिना अधूरा माना जाता है। कुछ रचनाएं जैसे ईसूरी की कुछ फागें हैं, इसके अलावा ईसूरी प्रकाश है, ईसूरी सत्सई हैं। और इसके अलावा हम देखें तो प्रेमिका रजऊ, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हम देख सकते हैं। जन्म हमने देख लिए थे 1898 उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब नेक्स्ट जो है हमारा मध्य प्रदेश के संगीतकार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के संगीतकार में हम देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से हम देख सकते हैं, देखिए तानसेन। तो सबसे पहले तानसेन के बारे में जान लेते हैं। तो तानसेन की अगर बात करें हम यहाँ पे 1506 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर के अंतर्गत। 1589 में दिल्ली के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका मूल नाम हम देख सकते हैं रामतनु पांडे था, ठीक। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता के रूप में फेमस थे, ठीक है। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। यह ग्वालियर परंपरा की जो मूर्छना पद्धति है, साथ में ध्रुपद जो शैली है, ध्रुपद शैली के विख्यात गायक और कई रागों के विशेषज्ञ माने जाते थे। इन्हें ब्रज की जो कीर्तन है पद्धति का भी पर्याप्त ज्ञान था। और यह एक प्रकार से ईरानी संगीत की जो मुकाम पद्धति है उससे भी काफ़ी परिचित थे। इनके सब मतलब एक प्रकार से इनके सबके जो समन्वय है, जितनी भी चीज़ों का इनको ज्ञान था, सबके समन्वय से इन्होंने अनेक नए रागों की रचना की, जिन्हें हम बोल सकते हैं मियाँ की मल्हार। और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई, ठीक है। तानसेन के संगीत से प्रभावित होकर जो रीवा के नरेश थे, रीवा के नरेश का नाम क्या था? रामचंद्र। इन्होंने अपने दरबार में गायक बना लिया। और इसके बाद तानसेन की प्रतिभा और कला की चर्चा हर जगह होने लगी। बाद में यह अकबर के दरबार में चले गए, ठीक है, नवरत्नों के रूप में शामिल हो गए। तानसेन द्वारा रचित जो 3 ग्रंथ है, जिसका नाम है संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्रोत, ये 3 ग्रंथों का काफ़ी उल्लेख है। तानसेन की जो समाधि हम देख सकते हैं ग्वालियर के अंतर्गत, जो मोहम्मद गोस है, उनके गुरु थे मोहम्मद गोस, उनके मकबरे के समीप बनाई गई है। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पे हम देखें दिसंबर के समय तानसेन समारोह मनाया जाता है ग्वालियर के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का तानसेन सम्मान और तानसेन अवार्ड भी दिया जाता है। तो सम्मान और अवार्ड के अंतर्गत भी हम अभी पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। पंडित शंकर राव, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो पंडित शंकर राव है, उनका जो जन्म हुआ था वो 1863 में हुआ था। कहाँ पे? ग्वालियर के अंतर्गत। 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि जो संगीताचार्य थे पंडित राव, उनके पुत्र शंकर राव थे ये। और पैतृक विरासत के कारण बाल्यावस्था से ही एक प्रकार से गायन में रुचि थी इनकी। पंडित शंकर राव को गीत गोविंद के रचयिता जयदेव की अष्टपदी बालकृष्ण बुबा ने सिखाई थी।
और इनकी गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर जो गुरु थे इनके उस्ताद नासिर हुसैन खां, नासिर हुसैन खां ने इनको जो है अपना शिष्य बना लिया। मतलब हम बोल सकते हैं इनके गुरु का नाम क्या था, उस्ताद नासिर हुसैन खां। साथ में जो है गाने की कला उन्होंने धार के देवजी जो बोबा है उससे सीखी। और इसके अलावा हम देखें तो इस प्रकार इनके जो है ख्याल और टप्पे जो है पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। इनके पुत्र का नाम था कृष्ण राव। उन्होंने ग्वालियर में इनकी स्मृति में शंकर गंधर्व जो संगीत विश्वविद्यालय है इनके पुत्र के द्वारा यहाँ पर ग्वालियर में स्थापित किया गया। शिष्य के रूप में उनका पुत्र भी था कृष्ण राव शंकर, और राजा भैया जी पूंज वाले भी इनके शिष्य थे। तो आगे पढ़ेंगे हम राजा भैया जी पूंज वालों के बारे में। पूंज वाले जो है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां जो कि एक सरोद वादक थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1862 में और मृत्यु हुई थी 1972 में सतना में। सतना अर्थात मध्य प्रदेश में। ये जो है मतलब 1862 में एक प्रकार से कुछ लेख और जो किताबें हैं उनके आधार पर यहाँ बताया गया है कि इनका जो जन्म है 1862 में हुआ था। और अलाउद्दीन जो थे उस्ताद अलाउद्दीन खां अति लोकप्रिय सरोद वादक थे। साथ में हम देखें तो अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी ये काफ़ी पारंगत थे। वह एक अतुलनीय संगीतकार और 20वीं सदी के एक प्रकार से महान संगीत के शिक्षक थे। 1918 और 19 मतलब एक प्रकार से 1918 और 19 में जो मैहर घराना है, मैहर घराने की नींव रखने का काम भी एक प्रकार से अगर देखें तो इनके द्वारा किया गया था। मतलब जो तत्कालीन शासक थे ब्रजनाथ सिंह जूदेव, उनकी प्रेरणा से इन्होंने मैहर घराने की नींव रखी थी। कब? 1918 और 1919 के अंतर्गत। अलाउद्दीन खां मशहूर सरोद वादक अली अकबर खां और अन्नपूर्णा देवी के पिता मतलब इनके जो थे पुत्री थे। साथ ही पंडित रविशंकर जो थे सितार वादक, पन्नालाल घोष, बसंत राय बहादुर, इसके अलावा कुछ और जो वो इनके सभी शिष्य के रूप में थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं हम। नेक्स्ट जो पर्सन है हमारे सामने वो है कृष्णराव पंडित, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पंडित शंकर राव के पुत्र थे। ठीक है, तो इनका जन्म हम देख सकते हैं 26 जुलाई 1893 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? ग्वालियर में। और 1983 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो पिता थे पंडित शंकर राव जो थे टप्पा व ख्याली शैली में काफ़ी पारंगत थे। तो इनको संगीत जो है एक प्रकार से विरासत में प्राप्त हुआ था। और इसी कारण हम देखें तो यहाँ आरंभिक संगीत की शिक्षा इनके पिता ने इनको दी। और इसके बाद जो हद्दू खां थे और नत्थू खां, इन्होंने जो है संगीत सिखाया। मतलब इनसे संगीत सीखा इन्होंने। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात निसार हुसैन खां की देखरेख में 12 वर्ष तक यहाँ पर संगीत साधना इनके द्वारा की गई। कृष्णराव जो शंकर जी थे उन्होंने एक प्रकार से संगीत विषयक साहित्य लिखा। इसके अलावा देखें तो इनकी रचनाओं में हमको एक प्रकार से संगीत सरगम, सार और संगीत प्रवेश, संगीत आलाप सचारी, ये सभी जो है देखने को मतलब जो पुस्तक है इन सभी पुस्तक को देख सकते हैं हम संगीत के रूप में। ठीक है, इसके अलावा देखें हम तो यहाँ देखें संगीत के रूप में जो है हारमोनियम, सितार, जल तरंग और तबला वादन की भी काफ़ी पुस्तकें यहाँ देखने को मिलती हैं इनकी। ग्वालियर के महाराजा उन्होंने 1947 में इन्हें माधव संगीत जो महाविद्यालय उसमें नियुक्त किया। और ग्वालियर में इन्हें संगीत रत्नांकर मतलब संगीत रत्नालंकार मतलब रत्नालंकार जो है उसकी उपाधि भी दी गई ग्वालियर में। साथ में 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1914 में शंकर गंधर्व जो विश्वविद्यालय है उसकी यहाँ पे जो है संस्था यहाँ पे स्थापना की गई ग्वालियर के अंतर्गत। तो ये देखें हमने कृष्णराव शंकर पंडित के बारे में। इसके अलावा कुछ और है जो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि जो राजा भैया है पूंज वाले वो हम देख सकते हैं। हमने देखे थे अभी कृष्णराव, और ये जो राजा भैया पूंज वाले इनके गुरु के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 12 अगस्त 1882 को हुआ था। कहाँ पे? ग्वालियर के अंतर्गत। और 1 अप्रैल 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। राजा भैया पूंज वाले ग्वालियर घराना के प्रसिद्ध संगीतकार थे। और इनका जो मूल नाम था बालकृष्ण आनंद राव अष्टेकर था। इनके पूर्वज झांसी राज्य की पूंछ रियासत के जागीर थे, इसलिए इनको जो है सरनेम इनका पूंज वाले पड़ गया। ठीक है, राजा भैया के आसपासन में ही जो भातखंडे थे उन्होंने 10 जनवरी 1918 को माधव संगीत महाविद्यालय जो कि ग्वालियर में उसकी स्थापना की।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं हाफिज़ अली खां, जो कि एक सरोद वादक थे। ठीक है, तो इनका जन्म 1888 ग्वालियर के अंतर्गत हुआ था। 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी और उस्ताद हाफिज़ अली खां को संगीत जो है विरासत में प्राप्त हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने जो पिता से एक प्रकार से अगर देखें तो पिता से जो नन्हे खां थे उनसे संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। बाद में वृंदावन के प्रसिद्ध जो ध्रुपदिया महाराज थे गणेशी लाल चौबे, उनसे एक प्रकार से ध्रुपद की शिक्षा भी ग्रहण करना शुरू कर दी। ठीक है, मतलब प्राप्त कर ली। इसके बाद रामपुर के नवाब उस्ताद जो वज़ीर खां थे, उससे होली, ध्रुपद व सुर सिंगार की तालीम भी ली। साथ में इनके जो पूर्वजों में से एक गुलाम अली खां ने ईरानी वाद्य यंत्र रबाब को सरोद में परिवर्तित किया। बाद में हाफिज अली खां ने सरोद वादन का विशेष रूप में अभ्यास करके एक प्रकार से आफ्ताब सिरोद, ठीक है, आफ्ताब सिरोद की उपाधि प्राप्त की। इसके अलावा हम देख सकते हैं ग्वालियर के जो महाराजा थे माधवराव सिंधिया के दरबार में इनको जो है सरोद वादन से प्रभावित होकर इनको उन्होंने अपने दरबार में नियुक्त किया। तो ये हम देख सकते हैं हाफिज़ अली खां के बारे में। अब देखते हैं राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1905 को हुआ था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, जो रायगढ़ रियासत थी छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे हुआ था और अक्टूबर 1947 में, मतलब 7 अक्टूबर 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। रायगढ़ रियासत में जन्मे जो राजा थे चक्रधर सिंह हैं, उनको संगीत जो है विरासत में मिला था और कत्थक के लिए खास तौर पर प्रसिद्ध थे वो। ठीक है, अपनी अनुभूति एवं संगीत की गहराइयों में डूबकर इन्होंने कत्थक का विशिष्ट रूप से जो है मतलब एक प्रकार से विकसित किया, जिसे रायगढ़ घराने के नाम से जाना जाता है। और कत्थक के प्रति एक प्रकार से समर्पित कला साधक होने के साथ साथ ये थे उच्च कोटि के एक प्रकार से विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान, और साथ में शास्त्रीय जो संगीत थे, संगीत शास्त्र के ज्ञाता भी थे। कत्थक की नई बंदिशें इनके द्वारा तैयार की गई और नृत्य और संगीत की इन दुर्लभ बंदिशों का संग्रह संगीत ग्रंथ के रूप में आया, जिन्हें मूरतपरन और पुष्पाकर, इसके अलावा लाल तोय निधि, राग रत्न मंजूषा, नर्तन स्वर्ग सोमम विशेष और मतलब विशेष तौर पर याद किए जाते हैं। तो इनके जो है बंदिशों के साथ में इनकी कुछ रचनाएं थी, वो हमने देखे यहाँ पे। और संगीत के क्षेत्र में एक प्रकार से विशिष्ट योगदान को देखते हुए जो मध्य प्रदेश सरकार, उन्होंने चक्रधर नृत्य केंद्र, इसकी स्थापना की मध्य प्रदेश सरकार ने, और संगीत के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप की भी शुरुआत की पुरस्कार के रूप में। उस्ताद आमिर खां की बात करते हैं अब। तो उस्ताद आमिर खां जो थे 1912 में जन्मे थे, कहाँ पे, इंदौर में, और मृत्यु हुई 1974 में। आमिर खां साहब का जो जन्म है ऐसे ख़ानदान में हुआ था जहाँ कई पीढ़ियों से निरंतर संगीत की साधना होती चली आ रही थी। इनके पिता थे उस्ताद शाहमीर खां, एक सुयोग्य प्रतिभाशाली एवं अनुभवी सारंगी वादक थे। ठीक है, अनुभवी मतलब जो इंदौर घराना है, एक प्रकार से अगर देखें तो इंदौर घराने की जो शैली है उसके प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। कौन? उस्ताद आमिर खां। इसके अलावा गायकी में भी अपनी शैली अपनाई, इन्होंने अपनी खुद की शैली बनाई। फिल्म संगीत की अगर बात करें यहाँ पे, तो फिल्म संगीत में उस्ताद आमिर खां का योगदान काफ़ी उल्लेखनीय था और इसी योगदान के चलते अगर देखें हम तो यहाँ पे उनको 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और 1971 में पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि कुमार गंधर्व की बात करते हैं। कुमार गंधर्व का जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के अंतर्गत, ठीक है, धारवाड़ में हुआ था, किंतु बीमारी के चलते मतलब बीमारी थी उनको वहाँ पे, तो उसी के चलते वो आगे कहाँ, मध्य प्रदेश देवास आ गए। ठीक है, और 12 जनवरी 1992 को उनकी मतलब मृत्यु होती है। साथ में हम देखें तो इनका वास्तविक नाम क्या था? शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली, ठीक है, कोमकाली। और 10 वर्ष की आयु से ही ये एक प्रकार से अगर देखें तो संगीत समारोह में गाने लगे थे और ऐसा चमत्कारी गायन करते थे कि उनका नाम जो है कुमार गंधर्व पड़ गया। शास्त्रीय संगीत में अनोखा प्रयोग किया इन्होंने और इनका बहुचर्चित जो राग है उसका नाम था गांधी राग। ठीक है, इनकी पुस्तक भी है, पुस्तक की रचना इन्होंने की जिसका नाम था अनूप राग विलास, और कुमार गंधर्व समारोह मनाया जाता है देवास के अंतर्गत इन्हीं की याद में। इसके अलावा अमजद अली खान की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो थे 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ देखिए हम देख सकते हैं जो ग्वालियर के अंतर्गत जो संगीत है, संगीत के सोनिया बंगस घराना है, सोनिया बंगस घराना की 6ठी पीढ़ी के अंतर्गत ये जन्म लिए थे, किन्होंने? अमजद अली खान है, और इनको संगीत विरासत में मिला था।
अमजद अली को सृजनात्मक जो प्रतिभा है उसकी छाप उनके द्वारा रचित कई मनमोहक जो रचना या राग है उनसे मिली थी। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की स्मृति में क्रमशः राग प्रियदर्शनी और राग कमलश्री की रचना भी की थी। इसके अलावा 1863 की अगर बात करें तो वो अमेरिका की यात्रा में गए थे। 18 वर्ष की अवस्था में अल्पायु में ही अमेरिका चले गए और इस यात्रा में पंडित बिरजू महाराज के नृत्य दल की प्रस्तुति के साथ सरोदवादन भी हुआ था। अमजद अली खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की कुछ महान हस्तियों के जीवन और काल पर जो है एक प्रकार से मास्टर ऑन मास्टर एक पुस्तक है उनके द्वारा लिखी गई है और इन्हें जो है पद्म भूषण मतलब जो पद्मश्री पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। संगीत नायक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, यूनेस्को पुरस्कार, यूनिसेफ में राष्ट्रीय राजदूत का पुरस्कार ये सभी पुरस्कार इनको प्रदान किए जा चुके हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए आपको जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो साहित्यकार एवं उनकी कुछ रचनाएं वो हमने देखे हैं, लोक साहित्यकार की भी बात कर लिए और मध्य प्रदेश के संगीतकार हमने वो भी देख लिए। ठीक है, तो साहित्यकार भी देख लिए, संगीतकार भी देख लिए और लोक साहित्यकार भी देख लिए। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, मध्य प्रदेश सरकार एवं सम्मान। तो यहाँ देखिए इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे जो राष्ट्रीय पुरस्कार है और कुछ राज्य पुरस्कार है, कुछ जनजातीय पुरस्कार, कुछ खेल पुरस्कार, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे।